एक तरफ तो स्टेटहुड आने का लगातार जम्मू कश्मीर में हो रहा है वेट, ऊपर से उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली में हैं और बड़े नेताओं से और अधिकारियों से मिलके कम से कम बढ़ा रहे हैं अपनी सरकार का भी वेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 28। मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पवन शर्मा। तो सबसे पहले बात चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की। उमर अब्दुल्ला साहब 2 दिन से लगातार दिल्ली में हैं, कई बैठकें कर रहे हैं। कुछ बैठकों की तो ट्वीट पे जानकारी दे रहे हैं एक्स पर, और कुछ की जानकारी नहीं है, मगर जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ भला तो कर रहे हैं और कोशिश ये भी कर रहे हैं कि उनकी पावर्स भी थोड़ी बढ़े और स्टेटहुड वापिस आए। आज शाम को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम और एक्स पर डाला कि मैंने आज वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकड़ साहब से मुलाकात की, उन्हीं के वाइस प्रेसिडेंट जो एनक्लेव है उसके अंदर। तो पवन जी, कोशिशें हो रही हैं लगातार कि शायद मुझे लगता है प्रेसिडेंट से भी मिलने की कोशिश करेंगे, द्रौपदी मुर्मू जी से। कोशिशें हो रही हैं कि स्टेटहुड वापस आए, मगर सरकार मुझे लगता है केंद्र की इन दिनों बिजी है झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में, और जब तक नतीजे नहीं आते मुझे लगता नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ सोचा जाएगा। और देखिए, जो दिल्ली का बजट इस समय उमर साहब का है, वो मुझे लगता भी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के लिए है। वो दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ मीटिंग्स का है, उनसे डिस्कस करना है स्टेटहुड को लेकर और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेकर, क्योंकि इसमें धारा 370 का कहीं सवाल नहीं आता है जब ऐसे लोगों के साथ मीटिंग होगी। और अचानक 2 दिन दिल्ली में बैठना और जम्मू से उन चीजों के ऊपर वहां पर बैठ के मीटिंग करना, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है उसके ऊपर बात करना, या तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं जम्मू कश्मीर स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, तमाम जो प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार ने जहां पर शुरू किए हैं उनके भी जो अधिकारी हैं तमाम विभागों के, उनके साथ भी मीटिंग्स हो रही हैं। हालांकि कुछ मीटिंगें सार्वजनिक होती हैं, कुछ मीटिंगें जो है वो बाहर नहीं आती हैं, लेकिन लगातार शेड्यूल उनका बिजी है। और पिछले 2 दिन से, जैसे आपने आज कहा कि वाइस प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई, तो जाहिर सी बात है कि कल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मिल सकते हैं, क्योंकि इस समय का जो टूर है मुझे लग रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर्स हैं उसे लेकर उन्हीं लोगों से मुलाकात हो रही है। और एक और बात है पवन जी, मुझे लगता है कि इस समय जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी है तो चीफ मिनिस्टर के पास कोई बहुत काम है नहीं, तो इसलिए उमर अब्दुल्ला के पास समय भी है कि वो दिल्ली में बैठकर फिलहाल आगे की जो स्ट्रेटजी है, जो उनकी प्लानिंग है, उसके ऊपर बैठ के और मीटिंग्स कर सके। देखिए, काम डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से विभागों को लेकर काम कर रहे हैं। जो विभाग अलॉट हुए थे तमाम मिनिस्टर्स को, अगर उनका ही अगर ये लेखा जोखा शाम को कलेक्ट करना हो सीएम के लिए या उनके सेक्रेटरीट के लिए, तो वो भी बहुत ज्यादा काम है। क्योंकि पिछले 3-4 दिन से आप अगर देखें, स्केना इटू अपने इलाके में लगातार टूर पे हैं, जावेद इकबाल अपने इलाके में लगातार टूर पर हैं, जावेद राणा जो वहां से मेंढर से हैं वो अपने इलाके में, सुरेंद्र चौधरी 2 दिन से कैंप लगाए हुए हैं नौशहरा में, वहां पर तमाम डेलीगेशन उनको मिल रहे हैं। सतीश शर्मा सेक्रेटरीट में बैठक कर रहे हैं और रात को उनके घर में तमाम लोग जो है डेलीगेशन के रूप में आ रहे हैं। तो ये सारा काम जो मिनिस्टर्स का है, उनके जो ओएसडी है वो सारा काम सीएम सेक्रेटरी के पास जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरे दिन की जो दिनचर्या होती है, उनका जो शाम को क्रैक्स निकलता है वो सीएम के पास तो जाता ही जाता है। हाँ, इतना जरूर है कि सीएम के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं उसे लेकर वहां पर कितना काम हो रहा है, किस तरह से वो बिजी हैं, वो तो उन्हीं की टीम को पता होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी विभाग उनके पास है उसी से रिलेटेड मीटिंग्स को वो लेकर दिल्ली में भी शायद बिजी है। खैर, मिनिस्टर्स का ज्यादा बिजी रहना, इसके पीछे कारण यह भी हो सकता है कि मंत्री बहुत कम है और विभाग बहुत ज्यादा, और 10 साल बाद सरकार बनी है तो लोगों की उम्मीदें भी पहले से डबल हुई हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बीजेपी ने आज एक समीक्षा बैठक की जम्मू में। ये ऐसी समीक्षा बैठक थी कि आखिर असेंबली में जो कुछ हुआ उन चीजों को कैसे आगे बढ़ाना है, और बीजेपी के सभी विधायक, उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चीकू, ये सभी लोग थे। और बहुत सीक्रेट बैठक थी, यहां तक कि जब बैठक शुरू हुई तो मीडिया को भी बाहर रहने को कहा गया। तो 2-2.5 घंटे की इस बैठक में पवन जी मुझे लगता है यही बात हुई होगी कि अब स्ट्रेटजी क्या रहेगी बीजेपी को सरकार को घेरने की। देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र जो कश्मीर में हुआ, वहां पर जो हालात बने स्पेशल स्टेटस के प्रस्ताव को लेकर, वो चाहे पीडीपी का हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, उसे लेकर जो काफी हंगामा वहां पर रहा, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी आक्रामक रुख में है। और जम्मू कश्मीर के जितने भी भाजपा के तमाम बड़े नेता हैं वो आज इसी बैठक में बुलाए गए थे, जो भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में हुई थी। और वहां पर बंद कमरे में जो बैठक हुई है, जो समाचार हमारे पास मिले हैं कि इसी पर मंथन हुआ है। और साथ में ये
यह भी निर्णय लिया गया है कि जनवरी महीने में जब भी सत्र लगेगा, कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो देश विरोधी हो, जहां धारा 370 35 से के रिलेटेड हो, अगर इस तरह का कुछ आता है, जैसा विक्रम दावा ने कहा था कि कोई भी ऐसा कोई प्रस्ताव जो जम्मू कश्मीर के हक में नहीं होगा, उसका भारतीय जनता पार्टी डटकर विरोध करेगी, जैसा पहले हुआ था। तो इससे यह साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एक ट्रैक पर है, कि उसी ट्रैक पर कि कोई भी ऐसा मूव अगर सरकार वहां पर लाती है तो उसका विरोध होगा और जनवरी में हंगामेदार सत्र जो है वो शुरू होगा। पवन जी, सुनने में यह भी आ रहा है कि बैठक में एक चीज साफ कर दी गई है, विधायकों को और जम्मू कश्मीर के जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं उनको दिल्ली की ओर से, बीजेपी की हाईकमान की ओर से, कि स्टेटहुड के अलावा अगर कोई भी पार्टी कोई भी बयान देती है तो उसका काउंटर जबरदस्त तरीके से किया जाए, चाहे फिर वो स्पेशल स्टेटस की बात हो या 370 की कोई बात करे, ताकि बीजेपी अपनी मंशा को साफ रखे और क्लियर एजेंडा के साथ जम्मू के लोगों के साथ रहे। अगली खबर की बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष हामिद करा आज जम्मू में थे। करा साहब ने भी एक बैठक आज बहुत सीनियर लीडर्स की ली, वो भी एक सीक्रेट बैठक थी, 2-2.5 घंटे बैठक चली है। और जो हमारे पास जानकारी है, जितनी भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस की, उसमें क्या युवा कांग्रेस हो, क्या महिला कांग्रेस हो, क्या सेवा दल हो, जो तकरीबन अब रिवाइव करने की जरूरत है, उसकी सबके नेताओं की एक बैठक आज कांग्रेस की जो जम्मू का ऑफिस है शहीदी चौक, वहां हुई है। और बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्दी शायद कुछ पदों पर नए लोग भी लाए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की चुनावों में जो जम्मू संभाग के अंदर बुरी तरह से जो हार हुई है, उसे लेकर अभी तक ये लोग सदमे में हैं, बाहर नहीं निकल पाए हैं। और पार्टी हाईकमान ने इसके ऊपर कड़ा नोटिस भी लिया है, संज्ञान लिया है, तमाम उन लोगों को कटघरे पे खड़ा किया है। सबसे पहला सवाल तो यही उठा था कि आखिर इतना विरोध क्यों हुआ कि एक प्रधान को उस समय चेंज करना पड़ा जब चुनाव सर पर थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो गुप्त तरीके से पार्टी हाईकमान के पास पहुंची है, वो चाहे लोअर लेवल के वर्कर से गई हो या फिर कमान के हाईकमान के ऊपर से वर्कर की हो, तो वो सब चीजें वहां पर डिस्कस हो रही हैं। और उसी के चलते ही अब जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के भीतर जो बदलाव होने वाला है, मैं आपको बता दूं कि यूथ कांग्रेस से लेकर जितने भी इनके संगठन है, वो चाहे कांग्रेस सेवा दल है, यूथ कांग्रेस है, या फिर दूसरे एनएसयूआई के जो लोग जम्मू में है, तमाम जगह पर बदलाव होगा। जम्मू कश्मीर के अर्बन और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इन इलाकों में जो कमेटीज जो काम कर रही हैं, वो सारी की सारी एक दिन भंग होंगी और नए लोगों का चयन होगा, ताकि कांग्रेस यहां पर फिर से रिवाइव करने की उस तैयारी में जहां जुट रही है, उसको एक और स्पीड मिल सके। अगली खबर भी कश्मीर से है और आतंकवाद से जुड़ी हुई है। जिस तरह से लगातार आतंकवाद पांव पसारने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर एनआईए ने एक बड़ा कदम उठाया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज एक आतंकी आदिल मंजूर लंगू, उसके घर को जो करीबन 2 कनाल में बना हुआ था डबल स्टोरी घर, उसको सील कर दिया है। और हम आपको बता दें, आदिल मंजूर लंगू जो है वो गिरफ्तार हुआ था कश्मीर पुलिस द्वारा, स्थानीय मिलिटेंट था श्रीनगर का। उसके बाद उसको एनआईए ने कस्टडी में लिया और उसके ऊपर आरोप थे कि 2 नॉन लोकल्स की हत्या के, जो फरवरी 2024 में कश्मीर में हुई थी। तो पवन जी, एक बड़ा कदम है। मुझे लगता है आतंक को दबाने के लिए ऐसे स्ट्रॉन्ग कदम की जरूरत भी है। बिल्कुल जरूरत है और ऐसा होना भी चाहिए। जहां एक तरफ महबूबा मुफ्ती सीएम साहब को पत्र लिखकर जो आतंकी समर्थक कर्मचारी हैं जिनको बर्खास्त किया है, उनको उनकी समीक्षा करने की बात करती है, रिव्यू कमेटी बनाने की मांग करती है, तो दूसरी ओर जो आतंक के खिलाफ सरकार का प्रहार चल रहा है, उसमें जितने भी लोग शामिल पाए गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा रहा है। और आज शायद एक और भी चीज आपको दीप देखने को मिली होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता है, उन्होंने कहा था कि जितनी भी प्रॉपर्टी आप सीज करते हो टेररिस्ट की, वो शहीदों के परिजनों के अंदर बांट दी जाए, क्योंकि इन लोगों ने देश विरोधी काम किया है। मुझे लगता है कि इस चीज को भी अब आगे लाने की जरूरत है कि आखिर जो भी व्यक्ति इस चीज की ओर जाता है, जो प्रॉपर्टी जिसकी सीज होती है, वो चाहे नार्को का काम कर रहा हो, चाहे वो टेररिज्म का काम कर रहा हो, उनको ये सबक मिलना चाहिए। पवन जी, बात कर लेते हैं थोड़ी एनवायरनमेंट की, क्योंकि मौसम बदल रहा है। सबसे पहले तो कश्मीर के कुछ ऊपरी इलाकों पे बर्फबारी भी हुई है और जम्मू का टेम्परेचर जो अमूमन दिन में 26-27 था, अब वो 22 और 23 तक आ चुका है। सुबह और शाम का टेम्परेचर भी 17 से 18 तक पहुंच चुका है। मगर एक और कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, वो ये है कि लगातार आप देखते हैं हर साल टेलीविजन चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे खबरें छाई रहती हैं, दिवाली से लेकर तकरीबन लोहड़ी तक, कि लगातार फॉग है, पोल्यूशन है दिल्ली एनसीआर में। मगर अब ये पोल्यूशन कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया की बाकी स्टेट्स में भी बढ़ रहा है। आज चंडीगढ़ में AIQ पोल्यूशन का लेवल 317 था, यानी कि दिल्ली से ज्यादा, और पंजाब के सब शहरों में भी अच्छा खासा पोल्यूशन। तो जम्मू में भी जिस तरह से सुबह और शाम, पवन जी, थोड़ी सी धुंध दिख रही है, यहां भी क्या पोल्यूशन बढ़ रहा है? और जिस तरह से वायरल फैल रहा है, क्या यहां भी अब लोगों को समझना होगा?
देखिए, इसकी दो चीजें हैं। एक तो जो दिवाली के ऊपर पटाखों को लेकर घमासान मचता है, अगर हम उसको एक साइड पे छोड़ दें तो पंजाब में जितनी भी पराली जलाई जाती थी, हरियाणा में जितनी भी पराली जलाई जाती थी, उसका धुआं जो है वो पहले दिल्ली की ओर कूच करता था और तमाम वहां पर जो लोग थे उनको इसकी प्रॉब्लम होती थी। दिवाली का पोल्यूशन तो होता ही होता है, लेकिन अब हम बात करते हैं जो अभी नॉर्दर्न स्टेट्स के भीतर जो इस समय घना कोहरा है और जो पोल्यूशन की मात्रा जो आंकी जा रही है। चंडीगढ़ इस समय इफेक्टेड इसलिए हो रहा है, पंजाब और हरियाणा की जो पराली जल रही है उसके बीच में चंडीगढ़ इस बार फंस गया है, क्योंकि जो विंड्स हैं वो अपने अपने रोटेशन के हिसाब से चलती हैं। अगर वो वन साइडेड जाती हैं तो दिल्ली की तरफ मूव होगा, रोटेट होती हैं तो चंडीगढ़ उसका टारगेट बनेगा। अब आते हैं हम पंजाब की ओर। पंजाब के भीतर और जम्मू कश्मीर के भीतर भी आप देखिए इस समय थोड़ा बहुत जम्मू के जो बॉर्डर बेल्ट है यहाँ पर बाहरी इलाके प्लेन ज्यादा हो रहा है, और उसकी वजह है कि जितना भी इलाका जिला सियालकोट पाकिस्तान का है, अगर हम गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से लेकर अपने अखनूर तक आते हैं तो बॉर्डर के उस पार के इलाके में अगर आप रात को देखें तो बहुत ज्यादा वहां पर पराली जलाई जा रही है। वो धुआं जो है वो भी इस साइड आ रहा है। और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो इस समय चल रहे हैं बॉर्डर एरिया में, जो रोड की कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और जो 24 घंटे टिप्पर ट्रॉलीज मिट्टी लेकर जा रही हैं वो भी उसके साथ मिल रहा है। तो मिक्स होके ये इस बार पहली बार देखने को मिल रहा है कि नॉर्थन स्टेट्स के भीतर जम्मू कश्मीर के अंदर भी पोल्यूशन की मात्रा थोड़ी सी बड़ी है, बशर्ते कि पंजाब, पठानकोट और गुरदासपुर में ज्यादा है। लेकिन उससे लिहाजा अगर हम देखें कठुआ जो क्या नाम है उसका, नगरी बमियाल के इलाके से इस तरफ के इलाके में अब पोल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ है। चलिए पवन जी, बहुत धन्यवाद। पॉल्यूशन हर तरह से खतरनाक होता है, चाहे फिर वो दिमाग का हो, समाज का या एनवायरनमेंट का। इसलिए पॉल्यूशन से बचिए और कोशिश करिए अपने आप को साफ सुथरा रखने की। एनवायरनमेंट और समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए अच्छा है। तो आज की सरकारी चालीसा में इतना ही। कल दिन भर जो खास रहेगा सरकार का और बाकी चीजें वो आपके तक पहुंचाएंगे। आपको हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है ये हमें पता है, मगर कमेंट करके जरूर बताया करिए कि क्या बदलाव हम करें, कैसे कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं। और सरकारी चालीसा आपका फेवरेट है, इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।